अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ आसाम से करेंगे। आसाम के उन मज़लूम लोगों की दास्तान से करेंगे जो पिछले एक अरसे दराज से मुख्तलिफ़ मामलात के तहत, मुख्तलिफ़ वजूहात के तहत, मुख्तलिफ़ पस मंज़रात के तहत वो कहीं ना कहीं निशाना कहा जा रहा है कि बनाए जा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक तारीख़ी ऐसी कार्रवाई बिल्डोज़र की जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, जिसने 10,000 अफराद को बेघर कर दिया है। यहीं से आगाज़ करेंगे। बड़ा दर्द और बड़ी तकलीफ़ से दो चार जो हालात हैं वहाँ के लोगों के, वो रिपोर्ट्स हमको मिल रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद शहरी शनाख्त और वोटर लिस्ट का मामला जो बिहार का है वो भी किसी से ख़ास जुड़ा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरा हैं। और इसके साथ इसी दरमियान हम बात करेंगे मौसम की सूरत हाल, जो दिल्ली जो हमारे मुल्क की राजधानी है, किस तरह की सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है, उस पर भी नज़र डालेंगे। और फिर रुख करेंगे तेलंगाना का। तेलंगाना में रियासती काबीना का जो इजलास हुआ 19वां, उसके क्या नताइज रहे पिछले, अगर फ़ैसलों की बात करें उस पर भी नज़र होगी। और इसके साथ साथ आखिर में हम गाज़ा के क़त्ल आम के हवाले से भी बात करेंगे और क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, और जंग बंदी की जो बात की जा रही थी वो कहाँ तक पहुँची, उस पर भी हमारी इख्तसारन एक एक मौजू पर बात होगी। मेरे साथ इस वक्त इस स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारे साथ नूरुल इस्लाम साहब, सदर इत्तेहाद फ्रंट आसाम और समाजी जहदकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। नूरुल इस्लाम साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मौजूद मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ा सरसरी तौर पर आसाम का रुख करते हैं। और आप ख़ुद तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल यहाँ पर बन आई है। आसाम में रियासती हुकूमत की जो जारहाना बिल्डोज़र पॉलिसी है वो जारी है। आसाम के ज़िले धोबरी के बिलासी पारा में इंतज़ामिया की बिल्डोज़र कार्रवाई से तकरीबन 10,000 अफराद बेघर हो गए हैं। बताया जाता है कि यह आसाम की तारीख की सबसे बड़ी इन्हदामी कार्रवाई है, जिससे हज़ारों मुसलमान बेघर हो गए हैं। जिन इलाकों में ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है वो तमाम मुस्लिम अक्सरियती इलाके बताए जा रहे हैं, जिनके रिहायशी गुज़िश्ता 70 बरसों से यहाँ मुकीम थे। ज़िला इंतज़ामिया ने धोबरी के इलाके संतोषपुर, चारवा, बाखरा और सेरी कोटा के 4,000 बीघा अराजी पर वाक़ सैकड़ों मकानात को मुनहदम कर दिया है। ये तमाम अक़लियती मुसलमानों के इलाके दरियाए ब्रह्मपुत्रा के किनारे वाक़ हैं। इंतज़ामिया की इस कार्रवाई से तकरीबन 10,000 अफराद छतों से अपने महरूम हो गए हैं। इंतज़ामिया ने इन इलाकों में वाक़ मसाजिद और मदारिस को भी मुनहदम कर दिया। इंतज़ामिया की इस जारहाना कार्रवाई से मुकामी आबादी में कोहराम मचा हुआ है। लोग सदमे से दो चार हैं, परेशान हैं। उधर ज़िला इंतज़ामिया का दावा है कि इन बेघर ख़ानदानों को पहले ही दीगर इलाकों में अराजी अलाट कर दी गई थी, लेकिन मुतासिरीन का कहना है कि अलाट करदा अराजी रिहाइश के काबिल नहीं है। दावा किया जा रहा है कि यह अराजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप के APDCL को मुंतकिल की जा रही है। इससे कबल वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा समेत अडानी ग्रुप के डायरेक्टर भी इन इलाकों का दौरा कर चुके हैं। ये तस्वीर आसाम की हैं। बहरहाल आसाम से मौजूद मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे मज़ीद क्या हालात हैं, क्या पस मंज़र है, इस हवाले से जानते हैं। मेरी मुराद है नूरुल इस्लाम साहब से। जी नूर साहब, क्या कहेंगे ये जो कार्रवाई की गई है? हुकाम का तो ये कहना है कि बहरहाल ये गैर मजाज थे और ये जो है ब्रह्मपुत्रा के जो है किनारे आबाद हैं, और इस एतबार से इनको जो है मुनहदम करना ज़रूरी था, और इनको अराजी दूसरे मकाम पर जो है अलाट कर दी गई है। जी नूर साहब। देखिए, ये जो अब धुबरी के बारे में बताया है, धुबरी में हुआ, उससे पहले ग्वालपारा हसला बिल में हुआ, लखीमपुर फुकनर हाट, हाँ उसका फुकनर हाट में हुआ। अभी 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 देखिएगा, इसमें आपको हाजू कामरूप डिस्ट्रिक्ट में 504 फैमिली को एविक्शन करने वाला है। इस तरह से जो एविक्शन चला रहा है, कम्प्लीटली जो लेन है, एविक्टेड लेन टोटली आपको अदानी ग्रुप को देने वाला है। एक खुलासा हो गया। और दूसरी बात है, वहां में हाँ कुछ धुबरी में दिया गया है चापोर में कि एक कट्ठा यानी कि 20 लेसा। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ कि असम में 20 लेसा में एक कट्ठा होता है और अलग एरिया में 5 लेसा में कट्ठा होता है। तो एक कट्ठा 20 लेसा जमीन 50,000 रुपए देने की घोषणा की है।
अच्छा। ये देखिए, ये जो हो रहा है, आप जो जिस तरह से एविक्शन ड्राइव चला रहा है, ग्वालपारा हो, धुबरी हो, या कामरूप हो, लखीमपुर हो, दरंग में भी इस तरह से जो एविक्शन चला रहा है ड्राइव, हम्म। कुकराझार में चला है, कभी चला एरिया में चला रहा है। जी। ये गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली ये लेन कोई डेवलपमेंट, असम के डेवलपमेंट के लिए नहीं, ये सिर्फ अदानी अंबानी के लिए। हम्म। हाँ, तो ये जो जिस तरह से इनह्यूमन जो एविक्शन ड्राइव चला रहा है, कम्प्लीटली इनह्यूमन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन है कि जब अगर किसी को एविक्शन करना है, सरकारी लेने का चाहिए, तो उनको बाकायदा उनको रिहेबिलिटेशन भी करना पड़ेगा। रिहेबिलिटेशन करने के बाद उनको एविक्शन करना चाहिए। लेकिन ये सरकार ने इस तरह से वजीर आला हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस तरह से बयानबाजी करते हैं कि रकीबुल हुसैन ने चैलेंज किया इसलिए किया, कांग्रेस का एक एमएलए है अब्दुल रशीद मंडल, उन्होंने चैलेंज किया इसलिए किया। अरे भाई, आप चैलेंज किया तो रशीद मंडल ने किया होगा, रकीबुल ने किया होगा, तो आप गरीब फैमिली को क्यों एविक्शन कर रहा है भाई? ये कम्प्लीटली आप देखिए, जो सीएम इस तरह से बता सकते हैं कि कहीं में गुरु का घूस मिला हो, अगर मंदिर के सामने वहां में किसी मस्जिद में गहोरी का सुअर का मांस भी डालो, हालांकि हुआ कि मुहर्रम के दिन में ऐसा हुआ। तो जिस तरह से इन्होंने एक कम्प्लीटली एक हिटलरी रेजिम स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, मीडिया ने सवाल नहीं कर रहा है, अगर कोई मीडिया सवाल करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो जिस तरह से एक माहौल यहाँ पैदा हुआ है, जो लोग अभी गर्मी में लोग एसी में नहीं रह सकता है, वो सिर्फ प्लास्टिक के तिरपल के नीचे। लेकिन नूरुल इस्लाम साहब, ये जो दावा किया जाता है कि भाई ब्रह्मपुत्र के यानी करीब है और इनकी जानों को खतरा है, और फिर वो अराजी जिस पर वो रहते हैं वो भी मतलब गैर मजाज या गैर कानूनी वहाँ पर रह रहे थे, तो इस एतबार से कई एक चीज़ें हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सीएम आज का सीएम काल भी होम मिनिस्टर था। ये जो गैर कानूनी क्यों रह रहा है? क्योंकि लोगों को हमने पहले भी कई मर्तबा बता चुका हूँ, आज सरकार के बारे में बस डाटा है कि ये लोग आपको ब्रह्मपुत्र, बेकी, धनसिरी, कई सारा नदी है, उनके कटाव की वजह से नदी जो पट्टा का जमी है, नदी के कटाव में चला गया। वो लोग क्या मरना चाहिए क्या? वो लोग जीना नहीं चाहिए क्या? वो लोग जीने के लिए तो कहीं सरकारी माटी में, सरकारी माटी है तो आदमी क्या है, असम सरकार का नहीं है ये असम का लोग नहीं है क्या? इंडियन सिटीजन नहीं है क्या? तो जिस तरह से असम का जो मीडिया या कुछ गोदी मीडिया ने बता रहा है कि सस्पेक्टेड सिटीजन है, भाई ये किस तरह का वर्ड है? अगर सिटीजन है तो सिटीजन है, अगर नहीं है तो फॉरेनर है। तो सस्पेक्टेड सिटीजन जो वर्ल्ड में जिस तरह से कोई वर्ड आज तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन असम में पैदा हो गया, ये सस्पेक्टेड सिटीजन है, डाउटफुल है, संदेहजनक है। तो किस तरह, अगर वो सिटीजन है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। अच्छा नूर साहब, ये तो एक बिल्कुल बात हो गई, आप जो सस्पेक्टेड सिटीजनशिप के हवाले से सिटीजन हैं फलां हैं, इसके साथ साथ ये अभी जो बेघर अफराद हुए हैं, बेघर लोग हुए हैं, हज़ारों की तादाद में हैं, तो यहाँ पर कोई पार्टीज़ की जानिब से, कोई इंसानी हकूक़ के जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से कोई तो मतलब कुछ तो देखा जा रहा है इस मामले को, और इनकी जो है मदद करने के लिए कोई आगे आ रहा है, या इनके मामले को जो उठाया जा रहा है? हम तो उठा रहा है, लेकिन वो जाने नहीं देता है हमें। आज एवीडीएफ का एमएलए गया, 8 एमएलए को गिरफ्तार किया, उसमें दलगांव का एमएलए मुजीबुर रहमान भी था, हमें मुजीबुर रहमान, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उससे पहले आमसू गया, उनको भी गिरफ्तार करता है। कोई आदमी अगर मदद लेके जाते हैं उन लोगों को पानी, तो पीस में तो पानी के लिए बच्चा तरस रहा था, पानी नहीं है, अगर कोई आदमी कुछ लेके जाता तो अलाउ नहीं करते। सरकार चाहते क्या है? उन लोगों को बिना पानी बिना खाने के मरने के लिए छोड़ दिया क्या? ये लोग चाहते थे अगर है भाई गुलिया कर दो, भाई फायरिंग कर दो, सबको बमबारी कर दो, उसको मर जाएगा। ये तरस के क्यों मर रहा है भाई? एक इंसान को, अगर आज का सीएम के इंसान नहीं है क्या? आज का जो वजीर आला है असम के हेमंत बिश्व शर्मा, वो इंसान नहीं है क्या? अगर इंसान है तो इंसान को पानी चाहिए, खाना चाहिए,
अगर उसके पास जमीन नहीं है, लैंड लेस है, तो इसको जीने का हक नहीं है क्या? संविधान क्या कहते हैं? ये सरकार सिर्फ एक मुसलमान को टारगेट करके, 1/3 पॉपुलेशन को टारगेट करके जिस तरह से एक टर्सर चला रहा है, ये कम्प्लीटली जो हिटलर ने जर्मनी में जिस तरह से चलाया, ये कम्युनिटी को खत्म करने के लिए एक इस तरह का लोगों को जहन में क्या डाला रहा है कि ये बांग्लादेशी है, ये फॉरेनर है। अरे भाई, अगर फॉरेनर है तो उनसे बात करो भाई, किस तरह से फॉरेनर होता है। तो मैं कई मर्तबा बता चुका हूं कि फॉरेनर जो बनाते हैं किस हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि मेरा पास प्रॉपर डाटा है। आज का जो वजीर आला हेमंत बिश्व शर्मा, वो कल भी मिनिस्टर था, किस तरह से जो लोगों को फॉरेनर बनाया जाता है सरकारी तंत्र ने, और जो एफटी मेंबर जो बायस है, मैं बार बार बता दूं, जुडिशरी है, प्रॉपर जुडिशरी नहीं है। तो मैं बता चुका हूं, आज एविडेंस भी है मेरे पास बाकायदा। अगर दम है असम के वजीर आला का, तो मुझे पूछे जी, उसे बात करे। अगर दम है उनका, पुलिस है, बुलाए मुझे, दम है तो बुलाए मुझे। तो इसका दम नहीं, इनका है कि असम का जो वजीर आला है, इनको आरएसएस ने, बीजेपी ने उनको हटाना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को इसलिए टारगेट कर रहा है कि उनका जो सीएम का कुर्सी बना रहे। तो जिस तरह से लोगों को, फुकनर हाट है, वहां में इलेक्शन किया, लखीमपुर में है वो डिस्ट्रिक्ट, ग्वालपारा में किया, सिलाबिल में, धुबरी चापोर में किया, अभी ये आपको क्या बोलता है कि हाजू कमल डिस्ट्रिक्ट में करने वाला है। कि जिस तरह से इलेक्शन ड्राइव चला रहा है, ये ड्राइव चला के अगर सरकारी या कि यहाँ का असमिया जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, उनका अगर फायदा होता, कोई मुनाफा होता, तो भी सोचते नहीं भाई कोई मुनाफा हो रहा है। वो तो नहीं, ये सिर्फ अदानी अंबानी को दे रहा है, क्योंकि मोदी ने और अमित शाह ने बताया कि तुम अगर अदानी और अंबानी को अगर जमीन यहाँ प्रोवाइड करोगे तो तुम्हारा कुर्सी बचा रहेगा। इसीलिए कर रहा है ये जो पॉलिटिकली जो जिस तरह से मर्डर कर रहा है असम के मुसलमानों को। आज एडीएफ के लोग गए वहां में। नूर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर शायद सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं बल्कि दीगर कम्युनिटी के भी लोग कहीं ना कहीं होंगे, तो वहाँ होता है क्या, हजारों में दो जी, हजारों में दो होता है, उनको रिहेबिलिटेट करता है साथ साथ में। क्योंकि वहां में फुकराहाट में जो हुआ है, वहां 14 फैमिली था नॉन मुस्लिम, उनको सीएम ने बताया कि रिहेबिलिटेशन होगा। तो अगर वो इंडियन है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स जो है कंप्लीट वायलेशन होने के बावजूद असम का ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक आवाज नहीं उठाया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी एक आवाज नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो रिटायर्ड जस्टिस होता है। अगर आवाज उठाएगा तो उनका पद ही नहीं रहेगा कि चलते रहो, चलने दो। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस तरह से बयान करते हैं कि बयानबाजी करते हैं, और जिस तरह से पुलिस को गुंडा के तरफ यूज कर, गुंडा की तरह, क्योंकि आईपीएस हो एपीएस हो, वो बाकायदा उनका जो एबिलिटी है उनको प्रूव करके उसको नौकरी मिला। लेकिन उसके बावजूद मैंने इससे पहले कहा, वो गुंडा जिस तरह से जो गुंडा पालते हैं ना पॉलिटिकल लीडर, गुंडागर्दी चला रहा है यहाँ में, जो गुंडे के तरह यूज कर रहा है यहाँ में। ठीक है, में पुलिस राज नहीं चल रहा है यहाँ में। ठीक है नूर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा माजिद साहब से भी मैं जानूंगा जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं माजिद साहब से भी थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि आप तो वहाँ पर मुतासरीन को रास्त तौर पर देख रहे हैं, किस तरह की सूरत हाल है। यकीनन वहाँ के लोगों का दर्द तकलीफ़ क्या होगी हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। माजिद साहब, इस तरह का मामला पहला नहीं है। हाँ, बड़ी इवैक्यूएशन बड़े अंदाज में जो है बड़े पैमाने पर बिल्डोज़र की कार्रवाई हो रही है, लेकिन इससे पहले भी होता रहा है आसाम में। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, ये हो रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई तो सबील, इतने बड़े जमहूरी मुल्क में कोई तो जो है आगे आए। क्या कहेंगे इस हवाले से सर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब बात मुसलमानों की होती है तो कोई आगे आने वाला नहीं होता है। मुसलमानों को अपनी लड़ाई अपन ही लड़नी पड़ती है। खैर, कुछ तरक्की पसंद लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, वो बड़ी कम तादाद में हैं। मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। ये धूपरी नूर साहब तो बताएंगे जी, ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, और ख़ुद वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर के बयानात हैं,
वहाँ की 40% आबादी है, बहुत बड़ी। कश्मीर के बाद अगर सबसे बड़ी आसाम। मुसलमानों की आबादी है तो वो आसाम की है। तो वो उसको पूरा नक्शा बदलना चाहते हैं। और ये 3 या 4 गांव हैं जो बताया गया, अभी थोड़ी देर पहले अपडेट लेके आया हूँ मैं। इसमें 2 बातें हैं। एक तो ठीक है, थर्मल पावर है या दीगर इंडस्ट्रीज़ को देने की बात है, वहीं ये पूरी आबादी को, जो मुस्लिम मेजॉरिटी आबादी को, उसको ख़त्म करने की बात भी है। ये एक तीर से 2 निशान कर रहे हैं। अब इसको तो मुस्तरद करती है सरकारें। माजिद साहब, मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए। नहीं, थोड़ा सा जवाब हो जाए, क्योंकि ये पॉइंट्स भी मिला लें, नहीं, वरना ये होगा कि मुश्ताइल कर रहे हैं। मुश्ताइल नहीं है। हम तो अलॉट भी कर दिए हैं अराजी, ये भी बात, उसका जवाब दे दीजिए आप। बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, सवाल में मिला रहा हूँ, तो उसको जवाब दे दीजिए। आज जो कल से जो कार्रवाई हुई है वो मैं गजा का अक्स देख रहा हूँ। नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। नहीं, मेरी बात आप बीच में मत बोलिए प्लीज। नहीं, तो फिर मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, मेरा काम है माजिद साहब, क्योंकि फिर आप उसको इंक्लूड करके जवाब दें। ताकि बात बैलेंस हो। आप बोलिए, ये गलत है नहीं, मेरा है, मैं जवाबदार हूँ इस चीज के लिए। जी जी, ये गजा का अक्स है। और नूर साहब से पूछिए, आपने 10,000 की बात की है, मैं गुज़िश्ता 1 साल से बराबर देख रहा हूँ 1 लाख लोग मुतासिर हुए। चंद हफ्तों पहले एक मंदिर के सामने गाय का गोश्त आया बल्कि हुआ, उसके बाद वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर जाता है और आप पूछिए उनसे, सैकड़ों घरों को डिमोलिश कर देता है जी। कोई वहाँ कोई सनत आने वाली नहीं थी, ना किसी को कंपनसेशन देने वाला था, ना कुछ था। ये पूरी आबादी को डिस्प्लेस करना चाहता। एक और पॉइंट मैं उनसे ही लेता हूँ जी। मैं अभी कुछ देर पहले एक वाशिंगटन पोस्ट को देख रहा था, उसमें कालम निगार ने लिखा कि नेतन्याहू गजा की जंग क्यों रोकना नहीं चाहते, गजा क्यों कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनके खिलाफ करप्शन के ट्रायल चल रहे हैं। तो वो ट्रायल, अब देखिए, वो डोनाल्ड ट्रंप भी उनके सपोर्ट में आ गए। वो अपनी कुर्सी को रखने के लिए, अपने सियासी बका के लिए, अपने करप्शन के चार्जेस को सेट असाइड करने के लिए ये कत्लेआम जारी रखे हुए हैं। इस तरीके से ये हेमंत बिस्वा शर्मा इंतहाई करप्ट, इसके खिलाफ केस था, कई केस थे इसके खिलाफ, बीजेपी में आके धुल गया ये। और ये इतना कम्युनल हो चुका है कि ये अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये काम करता जा रहा है और इसको हिंदुत्व का नाम दे रहा है। जबकि बीजेपी की लोकल, मैं गुवाहाटी के कुछ प्रेस क्लब से लोगों से बात किया, वो बोला कि नहीं, ये बीजेपी के जो लोकल लीडर्स है उसके बराबर उसके काम से ढंग से पसंद नहीं है। ठीक है, हिंदुत्व के हवाले से वो ठीक है, वो लोग तो जय जय करेंगे, लेकिन इसका जो तर्ज है खुद उनको साइड कर दिया इन्होंने। मेरी बात गलत हो सकती है, नूर साहब से पूछिएगा, वो वहीं के रहने वाले हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, फिर एक बार फिर दोहरा हूँ कि आप कल की जो कार्रवाई थी जिसमें आपने कहा 10,000, 1,700 से ज़्यादा डूलिंग यूनिट्स जो बरसों से रहते आ रहे हैं और उनको कभी किसी ने नहीं कहा, उनके पास कागज़ पत्तर है, उनके पास सब चीज़ कनेक्शन है, और चूंकि वो मुसलमान हैं और बंगाली बोलने वाले हैं, उनका जुर्म यही है, वो तो मुसलमान हैं, बंगाली बोलने वाले हैं। अब उनको वहाँ की गोदी मीडिया के जरिए करिए। अब आप देखिए कलकत्ते का टेलीग्राफ देखिए आप, उसमें क्या लिखता है इसके बारे में। जमीन उनको अलॉट कर दी गई है। अरे मेरी बात सुनिए ना साहब, जी। जमीन अलॉट करने का क्या, आप देखिए कुछ अरसा पहले कलकत्ते में टाटा का एक बड़ा प्लांट आने वाला था, वहां कैसे सारे लोग मिल गए, ये नहीं, एक जमीन नहीं खींचनी चाहिए, ये जमीन फलां होनी चाहिए, ये चीज। और कंपनसेशन कितना है, 50,000 रुपए देते हैं घर को देने के लिए, एक 20 गज की जमीन देते हैं। 20 गज में कोई इंसान रह सकता है? ये पूरी तरीके से एक फ्रॉड है। ये पूरी तरीके से वहाँ वोटर्स की जो बिल्कुल जो अशारिया है उसको ख़त्म करना है वहाँ को। चूँकि उनको अब ये लोग कहीं जाएंगे, दूसरी मेजॉरिटी के इलाके में चले जाएंगे, वहाँ उनके वोट कम हो जाएंगे। ये पूरा खेल है। धुबरी को फिर से जो है एक जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है उसकी हैसियत को ख़त्म करना है। दूसरा ये बहाना है। अब आप देखिए कि और मुकाम नहीं मिला उसको, कि आसाम में यही लोअर आसाम का धुबरी मिला उसको। और आप देखिए इससे पहले बोडो लैंड के बारे में मुस्लिम मेजॉरिटी था, गवर्नमेंट की सपोर्ट से बोडो लैंड, वो तो खैर पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे मुसलमानों को निकाला गया, कितने लोगों का कत्लेआम हुआ वहाँ। और कोई ना तो देखिए, अब जैसा उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात, अरे ह्यूमन राइट्स तो उनके गुलाम हैं, अदालतें खामोश आंख बन के बैठी हुई हैं, कोई सो मोटो लेने वाला नहीं है। अब अपनी लड़ाई अपन लड़ने का है। अब इसके लिए क्या करना है, मैं कहूँगा आसाम ने सारे हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों को जो दस्तूर पर यकीन रखते हैं उनको एक सोचने की ज़रूरत है। यकीनन मैं हमास की जैसी कॉपी करने की बात नहीं करूँगा मैं। ये वाक़या मुझे फिर भी एक बार फिर दोहराता हूँ, ये ने बिल्कुल एक अक्स है गज़ा का।
तो बहरहाल आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए, अदालत से जो है दुहाई दीजिए, अदालत से दरख्वास्त कीजिए, आपके पास कानून के रास्ते अभी भी है, लेकिन उसको जो है कुछ और जो है अंदाज से ना वो सामने आए बात। जी 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 नूर अदालत साहब, जाएंगे आप, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का आपको चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जी। वो बाकायदा जजमेंट दे के दारू पी रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ का बारे में दिखा रहा है, ऐसा ऐसा बात में दिखा रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने अनुराग गोस्वामी का केस रातों रात ले रहा था, लेकिन दूसरा जो हाथरस में गया था रिपोर्टर, याद है ना, उनके बारे में केस अभी तक पेंडिंग है। तो ये मेरा बात नहीं है, प्रशांत भूषण का जो है सुप्रीम कोर्ट सीनियर लॉयर है। जी तो आज जो बात है, आप हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जो मसला है, ये मसला बाकायदा आपको ये सोमोटो लेना जरूरी था कोर्ट के लिए, मगर लिया नहीं। ह्यूमन राइट्स हमने पहले बताया कि ह्यूमन राइट्स, फिलहाल का ह्यूमन राइट्स है वो रिटेल जस्टिस होता है चेयरमैन, वो क्यों लेंगे, नहीं ले रहा है। और दूसरी बात ये है, मैं आज देखिए गाय का घूस को लेकर भी इलेक्शन होता है, लेकिन गाहौरी का मांस जो मुहर्रम के दिन में रखा उनको बाकायदा उठा के लाया, फिर पूछताछ कर छोड़ भी दिया गया है। जी ये हालात है। हालात ऐसा है कि ये जो लोगों को क्यों पैटर्न क्यों चेंज करना चाहते हैं, या में डेलिमिटेशन के नाम पर एक फ्रॉड किया है। में जो डेलिमिटेशन के नाम पे जहां में 49 सीट या मुसलमानों का कब्जे में था, उनको घटा के 20 में लाया है। जी ये भी एक पॉलिसी है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल पावर, आप देखिएगा किसी भी देश हो, किसी भी स्टेट हो, अगर किसी कौम के पास पॉलिटिकल पावर नहीं रहेगा तो उनके लिए सब कुछ खत्म होगा। दूसरी बात आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका का 1935 का एक हिस्ट्री मैंने देखा, वहां में एक कौम को सरकार ने इस तरह से सताया, लेकिन बाकायदा इंटरनली हेल्प भी किया। जी उन लोगों को पॉलिटिकल पावर से दूरी बना रखे ताकि। तो जब उन लोगों ने पता चला कि नहीं, ये तो मैंने 35 में है कि नहीं, मुझे तो पावर में आना है हम लोगों को, धीरे धीरे जो बाहर आने लगा, जंगल से बाहर आने लगा, तो धीरे धीरे आप वो लोग सरकार बना रहा है अभी। ठीक है, एक बात है, ठीक है। देखिए हजरत, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, वो ये कि जैसे आपके पास अगर हम देखें तो बहुत सारे वो भी हैं जो वहाँ के यानी ख़ास कम्युनिटी जिनके हवाले से कहा जा रहा है जो कुछ इनके ऊपर हो रहा है, माइनॉरिटीज़, तो उनके वोट लेने वाले हैं, तो वो कुछ तो उनके जानिब से कुछ हो रहा होगा, या फिर आप लोगों की जानिब से जो है कुछ रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम लोग कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, केस कर रहा है। इससे पहले भी धौलपुर के लिए केस किया, 3 केस है, वो हाईकोर्ट में डेट के बाद डेट दे रहा है, क्योंकि वो आपको एक फिगर चाहिए। वो फिगर के जो मैंने क्या बताया कि अर्नब गोस्वामी का केस तुरंत रात को सुप्रीम कोर्ट ने बंदी के रात में भी वो केस का सुनवाई किया था कि नहीं। लेकिन दूसरी बात, हाथरस में जो मुस्लिम एक रिपोर्टर था, उनके केस अभी नहीं हुआ, अभी तक जेल में है। अच्छा, दूसरी बात है, अगर हम केस करते हैं तो उनको डेट लाना पड़ेगा, डेट आती ही नहीं है। डेट जब आते हैं तो खत्म हो जाता है, बेंच उठ जाता है। एक मसला है, क्योंकि अभी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है। बाकायदा दुबई में एक बच्चा, उनका जो पढ़ाई का किताब ढूंढ के एक प्लास्टिक पॉलिथीन में भर रहा था, ये भी वायरल हुआ। अगर उन्होंने पढ़ना चाहते हो बच्चे और लड़की, लेकिन उनका घर तोड़ दिया गया। तो ये जो बात है, इनको ये देखकर भी क्या असम का ह्यूमन राइट्स कमीशन ने केस नहीं लेना चाहिए था? क्या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने केस नहीं लेना चाहिए था? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नहीं लेना चाहिए था? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लेना नहीं चाहिए था? क्योंकि ये जुडिशरी के बारे में मैं इस तरह, क्योंकि अभी बोलना चाहिए, क्योंकि इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि एक जजमेंट, बाकायदा 1000 पन्नों का जजमेंट में देखा मैंने, वो हमें फैक्ट और जजमेंट के साथ कोई मिलावट नहीं है। अगर एक जजमेंट आता है उसमें आपको फैक्ट और जजमेंट में मिलना चाहिए, मिला नहीं है। फिर 5 जजों ने दारू पी के वो बाकायदा वो फोटो भी सेंड करता है, ये भी देखा गया है। आप देखिए, दूसरी बात है, 3 केस धौलपुर के बारे में 2021 से चल रहा है, कोई जजमेंट नहीं है जी, कोई जजमेंट नहीं है। आप कोर्ट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आप जाए तो जाए कहाँ? दूसरी बात है, ये लोग जो इतना सालों से रह रहा है, ये बाकायदा भाई जो शहरी है, उनको आप घर तोड़ देते हैं, अचानक आप नोटिस
विदाउट नोटिस में, क्योंकि इसमें एक बात बताओ, मैंने लास्ट में बताना पड़ेगा जी। कि वो लैंड ग्रेबिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2010 ये कांग्रेस ने बना के गया है, इस एक्ट के तहत कर रहा है ये लोग। आज 100 MP है कांग्रेस का, एक आवाज नहीं है उनका, एक वर्ड नहीं बोलता है वहां में। और रकीबुल हुसैन को 10 लाख वोटों से लोकसभा में उनको संसद बनाया, लेकिन एक आवाज नहीं दे पाता है वो। 100 MP है कांग्रेस का। कांग्रेस ने आपका इंडिपेंडेंस मुसलमानों का वोट लेकर वो सरकार बनाते आ रहा है, लेकिन एक आवाज नहीं है। AIUDF ने आज गया वहां में, बकायदा गया MLA, लेकिन वो चाहते तो असम का सड़कें बंद कर सकते थे, लेकिन उनका भाई कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि अभी 14 MLA है, हर डिस्ट्रिक्ट में उनका आदमी है। और ये जो इलेक्शन हो रहा है लोअर असम में हो रहा है, लोअर असम में हर डिस्ट्रिक्ट में आपका AIUDF का आदमी है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन यहाँ में उनका भी कोई इस तरह से रूल नहीं दिखा रहा है। कांग्रेस ने 100 MP है, बात नहीं करते हैं, तो उनको आपको गौरव गोगोई ने बात नहीं करते, प्रद्युत बोतले उनका बंगाली मुसलमानों का वोटों से उन्होंने MP हुआ, उनका एक आवाज नहीं है। 10 लाख वोटों से उनको जिताया रकीबुल हुसैन, उसका एक आवाज नहीं है। 100 MP का कोई आवाज नहीं है। यहाँ में आप देखिएगा, सेकुलर पार्टी कहते हैं, हम सेकुलर है, सेकुलर का दम बनने वाला कांग्रेस का कोई आवाज नहीं है अभी तक नहीं। तो आप देखिएगा, ये पॉलिटिकल पावर नहीं होने से वो कौम किस तरह से डेवलप होगा, वो कौम के बारे में कौन रहनुमा बनेगा, आप कोर्ट के बारे में कितना लोग कोर्ट में जाएगा, क्योंकि जिन लोगों में आपको नदी के किनारे रहते हैं, जिनका पास घर नहीं है, जिनका पास रेशन नहीं है, जिनका पैर में चप्पल नहीं है, पहनने के कपड़ा नहीं है, वो कैसे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जिस हवाले से आप कह रहे हैं, बहरहाल उनका दर्द, उनकी तकलीफ़, उनकी परेशानी, इसको हम समझने से कासिर हैं। हुकाम या फिर हुकूमत अपने दावे करते हैं, यानी इसी के साथ उनकी जान की हिफाजत की भी बात, इस तरह की बात की जाती रही है, और जिस तरह से ज़मीन जो है दूसरी तरफ दे देने की बात कर दी जाती है, और बात को जो है बराबर से यानी उसको बैलेंस कर दिया जाता है कि हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ दे रहे हैं। लेकिन हकीकी तौर पर जो वहाँ के लोग हैं, जो जिन हालात से वो गुज़र रहे हैं, और उनको जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उनकी जो हालात को देखने वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो आपके नज़रों के सामने है। बहरहाल आसाम की ये सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल इस्लाम साहब, हम आइंदा फिर आपसे जो है बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इस जानिब जो इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें हैं वो तवज्जो दें, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो वाक़तन इंसाफ करे अगर नाइंसाफ़ी हो रही है। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हम बात करेंगे बिहार की, और वोटर लिस्ट के हवाले से जिस तरह का तनाज़ा बना और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा। आपको बता दें कि बिहार असम्बली इंतखाबात से क़ब्ल शहरी शनाख्त का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आ चुका है। बिहार असम्बली इंतखाबात से क़ब्ल इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स की फहरिस्त के इंदराज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन को चैलेंज की गई 10 दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि वो आधार को शहरी शनाख्त के तौर पर क्यों कबूल नहीं कर सकते। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन को 21 जुलाई तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। मामले की आइंदा समाअत 28 जुलाई को होगी। ताहम अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट से मुताल्लिक़ लिए गए फैसले पर अबूरी हुक्मनामा जारी नहीं किया। असम्बली इंतखाबात से ऐन क़ब्ल SIR पर अमल शुरू करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जोय मिलिया बागची की 2 रुकनी बेंच ने कहा कि अगर इस पर अमल करना था तो इसमें ताख़ीर क्यों की गई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जब अदालत से कहा कि आधार को शहरियत के लिए शनाख्त के तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि आधार कार्ड क्यों शहरी शनाख्ती सबूत नहीं है। अदालत उज़्मा ने कहा कि यह तय करना वजारत दाखिला का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि SIR करना गलत नहीं है, लेकिन इसको इंतखाबात से क़ब्ल ही क्यों शुरू किया गया। इलेक्शन कमीशन के SIR से मुताल्लिक़ फैसले को चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों ने अदालत उज़्मा को, यानी उनके वकील ने अदालत उज़्मा को बताया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो 30 दिनों में तमाम वोटर्स की फहरिस्त की SIR की तकमील करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट में वोटर्स के नामों के इंदराज के लिए कहा गया है कि शनाख्त के लिए आधार कार्ड्स कबूल नहीं किए जाएंगे, और साथ ही शहरियों को इनके वालिदैन की शनाख्त के दस्तावेजात भी पेश करने के लिए कहा जा रहा है। न सिर्फ आधार कार्ड, बल्कि जिनके पास पहले ही से
वोटर कार्ड है, इसको भी शहरी शनाख्त के 11 दस्तावेजात की फहरिस्त से खारिज किया गया है। इलेक्शन कमीशन के SIR से मुतालिक फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त गुजारों के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने अदालत उज़्मा की बेंच से कहा कि आधार कार्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत काबिल कबूल दस्तावेजात की हैसियत इसको हासिल है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन बिहार के SIR अमल में इसको खारिज रखा है। वकील गोपाल शंकर नारायणन ने अदालत उज़्मा से कहा कि इलेक्शन कमीशन का इस तरह का अमल खुले तौर पर मनमानी और इम्तियाजी सलूक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में वोटर लिस्ट से मुताल्लिक SIR के अमल को किए जाने वाले चैलेंज पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि आधार कार्ड शहरियत का सबूत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार की पैरवी करने वाले वकील राकेश द्विवेदी ने आधार कार्ड को शहरी शनाख्त में शामिल न करने पर दावा पेश किया कि दफ़ा 326 के तहत इलेक्शन कमीशन को इसका इख्तियार हासिल है। वाज़ह है, तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट के बशमूल दीगर पार्लियामेंटेरियंस और दीगर जहादकारों ने इस फैसले को चैलेंज किया है। और अब रुख करते हैं दिल्ली का, और आपको बता दें मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। और दुनिया की तीसरी बनने वाली बड़ी मईशत और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की राजधानी का जहां विश्व गुरु कहलाने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकारी रिहाइशगाह भी है जहां वो रहते हैं, लेकिन ये राजधानी थोड़ी सी बारिश के बाद नदी नालों में तब्दील हो रही है। दिल्ली NCR की सूरत हाल कुछ इस तरह यानी इस वक्त बनी हुई है। मूसलाधार बारिश के तहत दिल्ली में हुक्काम ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली शहर के बेशतर हिस्से ज़ेरे आब आ चुके हैं। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। कई अहम सड़कें बंद हो चुकी हैं और गुरुग्राम में सरकारी दफातर बंद कर दिए गए हैं। मुलाजिमीन से वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। रिहायशी इलाकों में पानी जमा हो चुका है। इंडिगो स्पाइस जेट ने मौसम के पेश नज़र मुसाफिरीन के नाम एडवाइजरी जारी कर दी है। गुरुग्राम में एक ट्रक यानी सड़क से गुजरते हुए ज़मीन खिसकने के नतीजे गहरे गड्ढे में लुढ़क गया। ताहम हुक्काम का कहना है कि पानी की निकासी और राहत रसानी के कामों का आगाज़ कर दिया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला ने अपने एक बयान में कहा है कि कौमी राजधानी में शदीद बारिश के बावजूद पानी जमा होने में कमी आई है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद घंटों के दौरान दिल्ली NCR में मज़ीद शदीद बारिश के आसार ज़ाहिर किए हैं। इसी दौरान दिल्ली के बाशिंदों ने अपनी सख्त बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह की सूरत हाल हर बरस का एक मामूल बन चुका है। आखिर इसका हल कब होगा और कौन इस सूरत हाल का जिम्मेदार है? ख्याल रहे न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम के कई एक इलाके सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। तो बहरहाल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। मैं सब मैं जानना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि बिहार से मुताल्लिक़ जो वोटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। बिहार वोटर्स के नाम से एक छोटी सी यानी बाइट्स हैं वो चला दें पैनल से, चाहूँगा बिहार वोटर्स की, ताकि उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे। लोग भी वहाँ के क्या कह रहे हैं वो भी थोड़ा नाजरीन सुन लें कि उनका क्या कहना है, वो क्या इस हवाले से कह रहे हैं वोटर्स लिस्ट के हवाले से। वोट छीनने की साजिश है भाजपा और एनडीए की सरकार को। आप राशन कार्ड का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, किसान कार्ड का नहीं दे रहे हैं, जॉब कार्ड का वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप क्या प्रूफ मांगते हैं गांव के युवाओं से? अब वोट वैसे लोगों को कटेगा जो गरीब गुरबा, जो झोपड़ियों में रहने वाला है, जो रोडों पे रहने वाला है, वैसे लोगों को वोट काटा जा रहा है, नहीं कि जब महल में रह रहा है। वोट से तो वंचित कर ही रहे हैं। भाजपा जो भी अगर आप योजना लाएगी तो आप वैसे लोगों को तो फायदा नहीं मिलेगा। साफ कहा जाएगा कि जिसका वोटर ID में नाम है उसी को राशन मिलेगा, उसी को किरासन मिलेगा और उसको सारी योजनाएं से वंचित किया जाएगा धीरे धीरे। नागरिकता पे भी निशाना है। हाँ, नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ बात है नौकरी का, यहाँ बात है पलायन का, यहाँ बात है पर्यटन का। ये किसी तरह का बिहार में विकास नहीं किया गया। 20 सालों से उनकी सरकार है, बताइए क्या किए हैं? कहीं न कहीं ये बीजेपी के बहुत बड़ा साजिश है कि जो गरीब गुरबा के लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, जो अति पिछड़ी के लोग हैं, जहाँ जितना मतलब शेड्यूल कास्ट में हम लोग आते हैं, बैकवर्ड समाज को ये मतलब अधिकार छीनने का काम कर रही है। तो नाज़रीन, एक मामला जो मुल्क की सबसे जो है अदालत उज़्मा उसमें मामला चल रहा है, लेकिन ये अभी आपने जो सुना ये अवामी अदालत थी, जनता की अदालत थी। जनता की अदालत में लोग माजिद साहब ये कह रहे थे कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो वोटर लिस्ट का मामला है इसमें से हमारे नामों को निकाल कर इसको खारिज करके जनता यानी सरकार ये चाहती है कि हमें जो कुछ यानी शहरी होने के एतबार से हुकूक़ हमारे फ़राहम हैं
उससे भी महरूम कर दिया जाए, हमारा राशन बंद कर दिया जाए, हमारे मुख्तलिफ जो स्कीम्स है, क्योंकि हम शहरी होंगे, वोट देने के काबिल होंगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी, अदरवाइज़ हमको इससे भी जो है महरूम करना चाहती है सरकार, ऐसा हमको लग रहा है। ये आम लोगों का जो है कहना है, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो मैं जानना चाहूँगा इस हवाले से कि जो कुछ तबसरे हुए हैं उसको किस तरह से आप देख रहे हैं। देखिए, ये बिहार का जो मामला है, बिहार के मामले में एक दो बातें मैं बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ जी, कि आपने जज साहिबान और दोनों फरीक़ैन जी हाँ। के वकला की बात कुछ कही है, लेकिन जी। एक और चीज़ जो शायद मैंने जो चीज़ उसमें से एक ली है, जी ज़रूर, प्लीज़। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि शहरियत का तयन आप कब से शुरू किए, आप कब से किसी को शहरी किसी को गैर मुल्की करार दे रहे हैं, क्यों आधार। जी। जी वज़ारत दाखिला का मामला। हाँ, वही पानी वो से हाँ, नहीं ठीक है, ओके। तो उन्होंने कहा कि ये काम तो वजारत दाखिला करती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये काम कब से शुरू किया। ये रिमार्क है, देखिए जी, ये कोर्ट में बैठकर जज साहिबान ने क्या कहा। किया, जारी जनाब ये काम तो वजारत दाखिला का आप कब से संभाल रही है तुमगा। तो खैर उसने नहीं बोला कि साहब वहीं से आए तो हम कर रहे हैं, हिदायत। माफ कीजिएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन बिलवास्ता, जैसा कि बैरिस्टर ओवैसी ने सही इस बारे में तनकीद की कि एनआरसी को यानी गैर एलानिया तौर पर इसको लाने की कोशिश हो रही है। जी। दूसरी बात, अब देखिए इनको ये खौफ तारी हो गया। अब आप देखिए, एक तो ये अब ये 25 तारीख दी गई है और अदालत की तारीख 28 हो गई है। जी, देखिए अब ये क्लैश क्या होगा, हाँ, जबकि ये मामला अब अदालत के सुपुर्द हो गया, तो क्या ये 25 तारीख की जो डेडलाइन उसको क्या मेंटेन करेंगे या फिर अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे, ये एक है। दूसरा 21 तारीख है और 28 तारीख है। हाँ जी, और एक बात, जी, क्या फिर ये बात नहीं होने तक अभी बिल्कुल चंद हफ्ते रह गए हैं जी, असेंबली को मियाद खत्म होने के लिए। हाँ हाँ, ऐसे में क्या करेंगे आप, हुकूमत को छोड़कर वहाँ सदराज लगाएंगे क्या इलेक्शन होने से। यानी कई एक कॉम्प्लिकेशंस है जी, और आप देखिए रिवीजन, स्पेशल रिव्यू जो रिविजन्स होती है, खुसूसी जो नजर सानी का जो काम होता है, जी, वो हर 6 महीने को होता ही होता है। क्यों इतने अरसे से क्यों नहीं किया इन्होंने, और महज चंद हफ्ते पहले काम क्यों शुरू किया जबकि मियाद खत्म होने वाली है। ये कई सवाल खड़े करते हैं और आप देखिए इनको खौफ तारी हो गया, इसलिए कि जिस तरीके से वहाँ जो कुछ अवामी रुझान पाया जाता है जी, उसको देखते हुए, और आप ये चीज़, और एक इलेक्शन कमीशन की जो नोट आया था कुछ हफ्तों पहले की 2 हफ्ते पहले आया था ना जी, 19 पेजेस का पेज तो उसमें था, उसमें सीईओ को लिखा गया था जी, कि 2003 की वोटर लिस्ट वैलिड रहेगी। अब ये बताइए 2003 में जितने वोटर्स हयात में थे, हाँ हाँ, अब वो 2025 में हयात में हैं, कितने फीसद हैं। जी, यानी देखिए, और फिर 2025 के इलेक्शन में जिन्होंने वोट डाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में, अब उन पर आप लाजिम कर रहे हैं कि आप अपना भी बर्थ सर्टिफिकेट दें, अपने वालिदैन का भी बर्थ सर्टिफिकेट दें, जबकि इनको मालूम है, वहाँ की सरकार को मालूम है, इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि इतने मुख्तसर मुद्दत में कोई नहीं कर सकता। अब आप देखिए बिहार के लोग रोजगार के लिए मुल्क के कई हिस्सों में बैठे हुए हैं। खुद मैं कहता हूँ कि खुद कुछ बिहारियों से मेरी बात हो रही थी जो हैदराबाद में है, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ हज़ारों की तादाद में हैदराबाद में लोग हैं, आप ये डेयरी में रहते, फलां उसमें रहते, ये होटल में काम करते, ये इसमें काम करते। बल्कि कुछ वो मुस्लिम लोगों से बात किया तो नहीं साहब वो हमारे जो है वो हमारे मौजन साहब बिहार के हैं, उनको कमरा दिया गया, फलां साहब ये कमरा, वो मदरसा वो बिहारी साहब चलाते हैं। यानी इस हद तक हमारे साथ, ठीक है इसमें कोई बुराई नहीं है, यहाँ एक रोज़गार हासिल कर रहे हो जी, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ इस पर एतराज़ कर रहे हैं, नहीं एतराज़ आइए, ज़रूर आइए, हैदराबाद सबका है। लेकिन ये बताना है कि भाई अब वो अपने वोटर्स के लिए जाकर शिनाख्ती कार्ड कहाँ से लाएगा, जाकर जी हाँ, उतनी दूर सफ़र कैसे करेगा। कई लोग बेंगलुरु में हैं, कई लोग पुणे में हैं, कई लोग बॉम्बे में हैं। अब वो 25 डेडलाइन है, वहाँ वो उतना लंबा सफ़र 1500 किलोमीटर का लंबा सफ़र साउथ से वो जाएगा, अपना शिनाख्त वो देखेगा कि मेरी पैदाइश की हुई सर्टिफिकेट है नहीं है, सोचिए क्या वाली बात। वो रोज़गार हासिल करने के लिए सारे दस्तावेजात लेके फिर घूम रहा है क्या वो अपने। जी हाँ, ये दूसरी और एक चीज़ जो रुकावट है
जैसा कि बैरिस्टर वैसी ने भी इसकी इलेक्शन कमीशन में बात रखी थी, गुज़श्ता दिनों वो मुलाकात किए थे इलेक्शन कमीशन में। जी हाँ। उसमें उन्होंने कहा कि देखो, अब आप एक जिक्र किए, सैलाब का जिक्र किया। जी हाँ। बिहार के कई इलाकों में सैलाब है, हाँ। लोगों की जिंदगियां, सामान टूटा फूट कर चले गया पूरा तरीके से। जी हाँ। अब ऐसे में वो अपना वोट के लिए जाकर वो करेगा या अपनी जिंदगी या अपना घर सैलाब से बचाने के लिए, उसकी तो मदद नहीं कर रहे आप। जी हाँ। इतनी बुरी सूरत हाल है। खैर, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में जिक्र नहीं करूंगा, जैसे कि 5 लोगों को कल जला दिया गया था। जी। तो यानी एक मानो में जंगल राज कह के आप इख्तियार में आए, लेकिन अब तो ये वहशी राज कर दिया तुमने। सैलाब से मुतासरीन कोई मदद नहीं होती, दंगों से मुतासरीन कोई मदद नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म के जो है मामूली बात पर खतरे खून कोई नहीं होती, रोज़गार फराहम नहीं करते आप। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन के ज़रिए बिलवास्ता तौर पर NRC को लागू करने की एक कोशिश हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है जी, बहुत लॉजिकल प्रोसीडिंग है। और जिस तरीके से और एक बात देखिए, दरखास्तें तो ये नोटिफिकेशन के खिलाफ आई, ये जो सर्कुलर के खिलाफ आई, सर्कुलर था वो। जी। जी। कुछ ऐसे चिंटूज भी आ गए उसके अंदर, इलेक्शन कमीशन की तायद में प्राइवेट पिटिशन डाल रहे हैं। जी। अश्वनी विद्या हाँ। वादिया बल्कि देखिए हमेशा डालते रहता कुछ तो भी वो जी हाँ। बीजेपी का। तो उसको पूछे, भाई अरे सरकार क्या इतनी बेवकूफ हो गई कि वो डिफेंड नहीं कर सकती? इलेक्शन कमीशन इतना मजहूल हो गया कि तेरी जरूरत पड़ रही, नहीं ये बेरून वो नॉन सिटीजन देने से मुल्क की वो हो रही है सरकार। अरे भाई किसकी सरकार है? कब से, कितने सालों से तुम्हारी सरकार है ना। बिल्कुल। तो यानी ऐसी तरीके से, और मैं समझता हूँ कि पता नहीं, खैर उसका क्या हशर हुआ उसकी दरख्वास्त का नहीं मालूम है, मगर जो समात हुई आज की, वो समात इस हद तक है कि इलेक्शन कमीशन को अब ये खुला हो गया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है कौन ये? जी। उनके बारे में देखिए, उनकी हिस्ट्री पढ़िए, किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर के कानून को बदलकर अपने पिट्ठू को, जो हिंदुत्व का आइडियोलॉजी का, जिसने बाबरी मस्जिद की जजमेंट की ड्राफ्टिंग की थी, वो साहब को आप इलेक्शन कमीशन का सदर बना देते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं वो भी। तो मनमानी हो रही है, जमहूरियत के साथ खेल हो रहा है। और बिहार को वो जो है किसी भी हद तक, किसी भी तरीके से यानी जीतना चाह रहे हैं, चाहे वो जमहूरियत तो पामाल हो रही है जी। इंसानियत भी पामाल हो रही है। तो ये बिहार की सिचुएशन है। तो अब देखिए अदालत क्या फैसला करती है, उसका इंतजार करेंगे। ठीक है। बहरहाल भाई साहब, ये सूरत हाल है। अब साथ ही साथ और एक आपने दूसरा इशू उठाया था जी। मैं एक चीज़ आपने कुछ विजुअल्स बताए, हाँ। क्लिप्स बताए। कुछ अरसा पहले आम आदमी की सरकार थी वहाँ जी। तो मैं देख रहा था कि कुछ मीडिया के लोग किश्ती में बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाँ जी हाँ। एक किश्ती नहीं दिखी आज मेरे को, जी। बल्कि मीडिया से बिल्कुल गायब रहा। आप पूरा देखिए, आप जी हाँ। ना इस पे कोई डिबेट होता है, नहीं। ना कुछ होता है। बल्कि देखिए, जब से ये बीजेपी आई, आज लोग दिल्ली के लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम तो वोट नहीं दिए, लेकिन आगे छोड़िए, वो अलग बात है, आगे जीत गया तो सिकंदर है जी। उन्होंने कहा कि पहला जो काम हुआ, जैसा आसाम का जिक्र कर रहे थे आप जी, हेवी डिमोलिशंस, हेवी बुलडोजर चीज़ें हुई कई लोगों को। जबकि वज़ीर आज़म की तखीर बता रहे थे दिल्ली के किसी झुग्गी कहते हैं जी, जी। छोटी सी, उसको किसी को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उनके लिए मुस्तकिल अच्छे मकान पक्के बना के देंगे, बल्कि उनको हटा ही दिया गया। और वह ज़मीन कारपोरेट और इनके दोस्तों को दी जा रही है निकाल के। नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो गलत पोल्यूशन से पाक करने के लिए वो गाड़ियों का नंबर कर दिए जी। और एक दिन में बेशुमार, और आप यहाँ साउथ इंडिया के एक डीलर से मैं बात हो रही थी जी, ऑटोमोबाइल के, तो उन्होंने कहा कि भाई काफ़ी बुकिंग कर लिया हूँ मैं, कोई जो है 15 साल की गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन की है, फला है, जिसकी कीमत, जो नई गाड़ी की कीमत आप लेंगे तो 50 लाख के करीब है, वो 5 लाख में मिल रही है, आपको बुक कर लीजिए। थोड़ी चंद घंटों के बाद वो वापस ले लेते हैं जी। तो वो एजेंट बोला, नहीं मैं तो आपसे मायदा हो गया, आपकी गाड़ी मुझे भिजा देना कहिए, नहीं तो फिर आप मेरे को इतना पैसा दे दीजिए। अरे नहीं भाई, वो निकल गया, वापस ले रही गवर्नमेंट। बोला वो नहीं मालूम, आप हमको बुक करें, ठीक है, आपकी गाड़ी की वैल्यू 50 लाख है जी, लेकिन आपने हमको 5 लाख में, हम 5 लाख ठीक है, हमने ट्रांसफ़र भी कर दिया, अब आप गाड़ी हमारे को ट्रांसपोर्ट कर दीजिएगा, हमारा बंदा आएगा, ट्रांसपोर्ट कर दीजिएगा। तो अब एक कई तनाज़े हो गए जी। वहाँ के ऑटोमोबाइल के डीलर, कई सरदार जी लोग हैं, तो उनसे लोगों ने कहा कि भाई झगड़ा शुरू हो गया हम दोनों के दरमियान, यानी मतलब ताल्लुकात है पहले से ही है, लेकिन
अब उसने बुकिंग कर ली 50 लाख की गाड़ी की, 5 लाख में कर ली। जी चलो अब ये स्क्रैप होने से बजाय कुछ तो आ रहा ना, भागते भूत की लंगोटी सही, जी ये हो गया। अब ये सैलाब के ऊपर क्या बोलेंगे आप? यानी इस हद तक अब पछताएंगे लोग किस तरीके से जो है। ठीक है, आम आदमी पार्टी कैसी थी वो अलग सवाल है, लेकिन आप उससे अच्छा करके देने के बजाय उससे बदतर काम करके दिखा रहे हैं आप। एक वो घर है जो प्रधानमंत्री सरकारी रिहायशगाह जो दिल्ली में है, यहाँ की सूरत हाल ये है। गुजरात की अगर हम बात करें, गुज़िश्ता रोज़ जो हादसा पेश आया था, जो गंभीर 17 उसमें डेथ्स हो गई हैं अभी तक। 17 की हम बात अभी तक। गुजरात इलेक्शन से पहले जी 200 लोग मरे थे एक पुल में। जी हाँ, झूलते पुल में, बिल्कुल वडोदरा के। हाँ जी, उस क्या हुआ, उसका कुछ हुआ? जी बिल्कुल। उसके जो पुल को जो है ऑपरेट करने वाले थे उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई? जी 200 लोगों की मौत, 200 से बढ़ के लोगों की मौत हुई। मीडिया क्या बोलता है, ये जो आए लोग वो लोग जिम्मेदार हैं, झूल रहे थे। अरे भाई, झूलता ब्रिज है, वो चलना ही वैसा है, उसमें उन्हें वो लोग जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार नहीं है। अब ये सरकार जिम्मेदार नहीं है, गिर गया वो, छत गिर गया, पिलर तो बराबर है। मैं सुन रहा था मैं अभी जी क्या डिफेंड कर रहे हैं। नहीं वो पिलर नहीं टूटे ना, पिलर बराबर है। उसका जो स्लैब था वो बैठ गया, वो अभी बैठ गया। तो अभी कितने नहीं और कुछ लोग निकलते हैं अंदर, वो गाड़ी के अंदर, गाड़ी पूरी डूब गई, वो एक अभी निकाल रहे हैं, अभी मिसिंग है भी बताया जा रहा है। 17 तो जो है ये डेथ्स हो गई हैं। नहीं क्योंकि खुद अमित शाह कह चुके हैं ना, हादसात को नहीं रोका जा सकता। जी हादसात हो नहीं सकते, क्या कर सकते। तो जब ये कह रहे हैं वज़ीर दाखिला होके खुद अपनी रियासत में ये हालत है, वो भी कोई पुराना बिलिश नहीं है। जी यानी देखिए आप इनकी हालत, इनके करप्शन की हालत, इनकी सड़कें देखिए। सड़कें जो है, हत्ता के गुज़िश्ता जो है हमारे पास G20 हुआ था, जी उसके बाद एक बड़ा वो बनाया ना ऑडिटोरियम, उसमें बनाया, एक ही बारिश में फिनिश हो गया। बिल्कुल दिल्ली देखे ना, जी हाँ एक ही बारिश में। बिल्कुल अरे बहुत। G20 अभी मेहमान शायद मेरे ख्याल से कुछ थे उस मौके पर जो है हो गया। बारिश बता दी कितना तुम पुख्ता करते हो, तुम खोखला कर रहे हो उस मुल्क को पूरी तरीके से। समाजी तौर पर तो कर चुके हो, अब हर तरीके से जो है ये पूरी तरीके से कर रहे हैं। अब आप तो दिल्ली का बताए हैं, आप देखिए उत्तराखंड में, हिमाचल में 100 के करीब लोग मर चुके हैं, डेथ्स हो गई है। जी हाँ, कई लोग मिसिंग है, जी कई टूरिस्ट मिसिंग है, लेकिन कुछ रिपोर्ट कुछ उस पर आने वाली नहीं है बस। और आप महाराष्ट्र में कैसे, मैं देख रहा था वो राज ठाकरे कुछ लोगों ने कहा तो VIP गुंडा राज करते, उसके बाद इनका आदमी आ गया मारपीट करने को, कोई डिबेट नहीं उसके ऊपर। अरे नहीं वो संजय गायकवाड़ है भाई, वो उनका शिंदे साहब का आदमी है, इस पर नहीं इस पर कोई डिबेट नहीं हो सकती जी। क्योंकि हम ये नहीं देखो, ये नहीं इनका जो दोहरा रवैया, तो मैं समझता हूँ कि इनको आगे चलकर लोग अगर उनमें शऊर हो गया, ऐसे लोगों को जिस तरीके से जो दो नजरी के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हो या मीडिया के लोग हों, चेस करना है इनका, ताक़ुब करके पकड़ के मारना है इन लोगों को। बहरहाल जमहूरी तौर पर जो है इनका जो है ताक़ुब करने की आप तो हमेशा जमहूरी कौन, जमहूरियत कहाँ है जी? क्या बिहार में आप बात करें जमहूरियत है वो? जी बहरहाल भाई साहब, मैं चाहूँगा कि जो है तेलंगाना का हम रुख करें, और जनूबी हिंद की रियासत। आखिरी सवाल गाज़ा पर हम जो है आइंदा मुकम्मल तौर पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं गाज़ा के हवाले से, क्योंकि इतना कम वक्त यानी हक़ बजानिब नहीं होगा, इंसाफ नहीं हो पाएगा मौजू से। मैं तेलंगाना के हवाले से जानना चाहूँगा आपसे कि तेलंगाना में जो काबीनी इजलास मुनक़िद हुआ, अच्छा पिछले इजलास में जो कुछ फ़ैसले लिए गए थे उस पर कितनी अमल आवरी हुई? बहरहाल कार्ड पेश किया गया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिरी सवाल। देखिए अभी ब्रीफिंग चल रही है जी, लेकिन जो कुछ फैसले हुए हैं उसमें ये बात कही गई है कि गुज़िश्ता काबीना के इजलास में इन्होंने एक इत्तेफाक की बात देखी है। इन्होंने कहा कि पंचायत राज के जो इलेक्शन ड्यू हैं वो कुछ और अरसे के लिए मुलतवी कर दिए जाएंगे, ताकि 42% जो BC तबके को जो इन्होंने रेजोल्यूशन दिया इससे पहले और सरकार को भेजाया मरकज़ी सरकार को अप्रूव के लिए, वो अप्रूव नहीं हुआ, उसका इंतज़ार करेंगे कहा। लेकिन इत्तेफाक की बात है, दूसरे दिन ही इस मामले में हाई कोर्ट का एक फैसला आया जो बहुत पहले से चल रहा था केस जी। उसमें उन्होंने सरकार को कहा कि 3 महीने के अंदर आप इलेक्शन करवाएं। तो अब उस पर गैर हुआ, तो अब क्या करना चाहिए? अब ये तो हाई कोर्ट का हुक्म आ गया है कि 3 महीने के अंदर करना ही करना है, तो अब इनके लिए बड़ी मुसीबत हो गई। अब कैसे करें? तो हमने वादा किया था कि 42% की रिजर्वेशन देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट की जो हद बनाई गई थी रिजर्वेशन की, 50% से ज़्यादा ना हो, वो क्रॉस हो जा रही है। इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए
ये बताया जा रहा है। खैर वो ऑफिशियली पूरी ब्रीफिंग अभी क्योंकि हालात है वो ऑफिशियल, अभी वो लोग ऑफिशियल ब्रीफिंग के लिए आने वाले थे, कैबिनेट की मीटिंग ख़त्म हुई थी, कुछ देर की बात है। उसमें ये बात हो रही कि हम ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनेंस हमारे गवर्नर साहब जारी करते हैं ऑर्डिनेंस। क्या गवर्नर साहब मरकज़ की बगैर रजामंदी के कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ जो खेल है बीजेपी और कांग्रेस और टीआरएस का, जी, कोई भी मुखलिस नहीं है बीसी को इतने रिजर्वेशन देने के लिए, और ना ही औरतों को, बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ जी। लेकिन चूंकि अपील करना है, चूंकि मेजॉरिटी, जैसा कि गुज़िस्ता नवंबर में इन्होंने कास्ट सेंसस के नाम पे एक तबक़ाती जो है सर्वे किया जी। अब उसमें मालूम हो गया कि कौन सा तबका कितना है। हालांकि पूरा फुल प्रूफ नहीं है ये, जो भी था, कई लोग मिसिंग भी है, कई लोग नहीं भी दिए, इसमें वो अलग सवाल है जी। लेकिन जो कुछ आंकड़े हमको मिले या सरकार को मिले, समझिए जिसने हमको मतलब बताया कि इसमें जो इनकी तादाद है काफ़ी बड़ी तादाद, 58% है जी। तो अब इनको रुझाने के लिए, इनको राग़िब करने के लिए एक ड्रामा खेला जाएगा, और कैबिनेट में वही मंजूरी हुई कि हम ऑर्डिनेंस को लेकर चलेंगे, इलेक्शन को जाएंगे, साथ करेंगे। दूसरी जहाँ तक बात है, अब आप देखिए इनकी गवर्नेंस इस हद तक पूर्ण हो चुकी है, आप खुद इतवार के प्रोग्राम में सुनते हैं ना जी। पेंशन वक्त पे नहीं आता, वो शादी मुबारक या कल्याण लक्ष्मी की जो स्कीम है उसके लिए पैसे नहीं आते, बल्कि वो स्कॉलरशिप नहीं आती, फीस रिइंबर्समेंट का नहीं होता मामला, वेलफेयर स्कीम तो बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। अब एक चंद निशान के हत्ती के तौर पर किसानों को रैतु भरोसा 9 दिन में 9,000 करोड़ रुपए तकसीम किए गए, नंबर एक रिकॉर्ड। औरतों को बस में मुफ्त सफ़र किया गया, ठीक है, औरतों को एम्पावर बनाने के लिए वो बसों की फ्लीट उनके दी गई। ये कुछ ऐसे जो है उसके ज़रिए ये करना चाह रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये बहुत ही जो है गवर्नेंस इनकी सही नहीं है। और कांग्रेस के होते हुए, कांग्रेस सरकार होते हुए, मैंने समझता कि शायद रेवंत रेड्डी जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो उनके लिए भी खुद एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। अब आप देखिए उनके बार बार के जो चक्कर दिल्ली के हो रहे हैं वो कुछ और करते हैं, और वो देखिए उन्होंने कहा कि अपने स्कूल की बात कर दी, और उनका स्कूल कहाँ था वो भी बोल दिया उन्होंने। तो उससे ये हुआ कि जो स्कूल वाली जो दूसरे तबक़ात हैं, सियासी तबक़ात हैं, उनको बहुत इंकरेजमेंट मिल गया, छोड़ो यार ये तो अपना स्कूल का साथी है, कुछ भी कर सकते हैं। उसका अंजाम ये हुआ कि कई मुकामात पर, कहीं गाय के नाम पर, कहीं हड्डियों की लारी के नाम पर, कहीं उसके नाम पर, ये पूरी तरीके से शरंगेजी हो रही है। और उस पर अब देखिए चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं ना, स्कूल फ्रेंड, तो उसका तासुर क्या होता है कि एक जिम्मेदार की हैसियत, जब जिम्मेदार की कुर्सी पे बैठते हैं, आपकी बात नपी तुली और बहुत ही होनी पड़ती है। ठीक है, कई चीज़ें ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत किस तरीके से काम करना है। अब आप एकदम ऐसा हो गए, बस फलां को देख लिए, वेंकैया नायडू को, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है ये अच्छे आदमी हैं बीजेपी में होने के बाद भी, कहा कि उनके सामने कह दिया अरे मैं भी आपको, बल्कि दिल्ली जाकर हमारे पीएम साहब को बोला, साहब आपको मालूम है मैं भी आप ही के स्कूल का हूँ। तो नहीं, ये बोलने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ बोल दिया ठीक है। फंक्शन में आप एकदम आप जज्बात पे काबू नहीं रखे। एक बड़े आदमी को अपने जज्बात पर काबू रखने की ज़रूरत है, एक बड़े आदमी को अपनी मसलहत पर रखने की ज़रूरत है। कई ऐसे राज ज़िंदगियों के होते हैं जिसको रखने की ज़रूरत होती है। उसका जो असर हुआ, आपके स्कूल बोलने का जो रेफरेंस हुआ, उसका असर ज़मीन पर देखा गया, और वो स्कूल के चिंटूस पूरी तरीके से मुतहर्रिक हो गए, जिसकी वजह से यहाँ कई एक फ़िरक़े वाराना वाक़यात हुए, जिसकी पूरी तरीके से जो है यहाँ रुकाने की कोशिश की गई, उसको मीडिया में तशहीर होने से रोक दिया गया। तो ये साहब हैं, तो ठीक है स्कूल होंगा आपका, छोड़ो, स्कूल छोड़ दिए होंगे, लेकिन अब तो रिफॉर्म करो, अब तो सही काम करो। नहीं है तो देखिए अरे मुश्किल काम है इनके लिए। अब देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है, कर्नाटक में हद तक के देखिए कॉन्ट्रैक्टर्स को भी रिजर्वेशन दे रहे हैं मुसलमानों, ये बड़ी नहीं बता रहा हूँ मैं। और घरों में, घरों के लिए कितना दे रहे हैं, 40% जी। चूंकि उनका ये मानना है भाई इतना बड़ा क्यों दे रहे हैं, तो आबादी तो इतनी है ना, 12% 11% भी नहीं है, तो नहीं ये तबका ज़्यादा गरीब है। ठीक है, यानी इस नहज पर इसको देखते हुए जो है कुछ जो है इस्लाहात लानी होगी, जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे करने होंगे, और फिर जिस तरह से जो तासुब पसंद है, या फिर हम कहेंगे कि फ़िरक़ा परस्तों की जो नज़र इस वक्त तेलंगाना पर नज़र आ रही है, तो उनको रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है तेलंगाना सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मोबाइल से आपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।